Let me discuss question number. I don't think it is there. Okay, sorry. This is not the. Let me share the exact question number 91 है किसी के पास? Let me upload it, or I will upload tomorrow. Okay, no worries about that. Let me. तो 91 क्वेश्चन जो था ना, वो मैं कल डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी है नहीं मेरे पास, ठीक है ना। ये 70-80 क्वेश्चंस तक ही है, बाद में मैंने ऐड किए थे क्वेश्चंस थोड़े से। लेट मी नो इफ आई हैव दैट, लेट मी चेक, वेट। वेट अ सेक। Chemistry test. Just a sec. Anyways, we will discuss that tomorrow. But what I am trying to say, are you getting this point, guys? ठीक है कि क्या करना है हमें, ठीक है। आप सबके लिए मैं बोलता हूं कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये काम करना, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट आएगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। चलो मैं टेस्ट ले रहा हूं, मेरे को पता चल रहा है, ठीक है ना। यू शुड गेट टू नो दैट योर सेल्फ एज वेल। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक। दैट्स वेरी गुड रवीना वर्मा। रवीना, यू हैव आल्सो इम्प्रूव्ड अ लॉट, आई थिंक, है ना। दैट्स वेरी गुड। तो मैंने आपको यही गेम है कि इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो सिंगल फॉर्मूला विच यू कैन यूज, ठीक है ना, टू यू नो एक्सेल। बट ये हम जरूर कर सकते हैं कि भैया एलिमिनेट करके आप सही आंसर की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। डन। सो इन द लास्ट क्लास वी डिड वाज we already did important topics like bio, what is environment definitions, what is ecology, what are different types of ecological studies like population ecology, habitat ecology. We did biosphere, what are the different types, what are the what we definitely include. Okay, Vikram, Shivam, just to wait a sec. बायोस्फीयर, ठीक है ना। बायोस्फीयर में हमने पढ़ा कि ये इसमें कौन कौन से इंटरेक्शंस में आते हैं, जितना भी लिथोस्फीयर आता है आपका, एटमॉस्फेयर आता है आपका, और हाइड्रोस्फीयर आता है। इन तीनों की इंटरेक्शन जहां पे होती है और जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, दे आर नोन एज बायोस्फीयर, दैट इज एब्सेंट एंड बोथ द पोल्स। दिस वी डिड द लास्ट टाइम। उसके बाद हमने पढ़ा कि देयर इज फर्दर डिविजन्स ऑफ बायोस्फीयर्स इनटू कंस्टिट्यूएंट रियल्म्स। रियल्म्स पढ़े थे हमने ना, नी आर्टिक, पेलार्टिक, ठीक है ना, वो वाले रीजन्स जिसमें हमने बोला था यूएसए और वो वाला एक रीजन में आ जाता है, यूएसए कनाडा एक रीजन में आ जाता है, साउथ अमेरिका एक रीजन में आ जाता है, कॉन्टिनेंट वाइज हमने 6 पढ़े थे, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि भैया अगर आप कंट्री वाइज जाना चाहते हो तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, फिर हम उसको बोलेंगे बायोजियोग्राफिकल रीजन्स, ठीक है ना। बायोजियोग्राफिकल रीजन्स कौन से हैं? जैसे इंडिया में अगर बात करूं तो देयर आर 12 to 13 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स। आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हो तो आपको एवरग्रीन वेजिटेशन देखने को मिलती है। चेरापूंजी की बात करते हो तो नेचुरल ट्रॉपिकल जो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। आप राजस्थान की तरफ जाओ, डेजर्ट देखने को मिलते हैं। तो बायोजियोग्राफिकल रीजन्स जो होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ बायोम्स। व्हाट इज बायोम्स? बायोम्स जहां पे एक दैट आर करेक्टराइज्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है ना, एंड फ्लोरा एंड फौना, सॉरी, वेजिटेशन एंड फौना। लाइक आई एम गिविंग यू द एग्जांपल कि जैसे वेजिटेशन कौन सी होएगी, अगर वी गो इनटू डेजर्ट वी नो देयर विल बी कैक्टस प्लांट्स, ओके,
Okay, there will be cactus plants, there will be animals like camels that can store their water for a long duration of time. Yes, ठीक है ना. A particular characteristics of vegetation and flora and fauna both that are particularly suitable for that बायोम. ओके, अगर डेजर्ट बायोम की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाएंगे वो उसी तरह के उस जगह पे रहने के लिए पर्टिकुलरली सुटेबल रहेंगे. डन डन डन. दैट इज बेसिकली बायोम. ओके, एंड इकोसिस्टम इज अ वेरी बिग टर्म. इकोसिस्टम इज अ रिलेटिवली शॉर्टर टर्म देन बायोम. ओके, किस तरह से दे आर डिफरेंट, लेट मी शो दैट टू यू. इफ यू आर सीइंग दिस, ओके, तो बायोम can be varied in a single region. इकोसिस्टम इज एक बायोम में दो तीन इकोसिस्टम भी हो सकते हैं. सपोज आपके पास एक फॉरेस्ट है, उसमें एक पॉन्ड है. ठीक है, ओके, पॉन्ड है, उसमें ट्रीज हैं, उसमें फ्रेश रिवर भी आ रही है एक. ठीक है, उसमें लेक्स भी हैं. ठीक है, ये सारे इकोसिस्टम है. पॉन्ड इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम्स. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कल ही आपको सर ने, आई थिंक ज्योग्राफी वाले सर ने कराया था व्हाट इज पॉन्ड, है ना, करवाया था ना. आई नो नीड नॉट टू एक्सप्लेन इट टू यू ना अगेन. बताइए. अब पॉन्ड इकोसिस्टम कैसे है देखो. अब लेट मी शो यू दैट इमेज. सिर्फ एक पॉन्ड इकोसिस्टम की इमेज बता रहा हूं आपको. Let me show, let me know if I can make it over here. It should be here. Wait a sec. ये दिख रहा. दिस इज अ पॉन्ड इकोसिस्टम. ठीक है ना, तो ये पॉन्ड बनाया हुआ है, तो आपको पता होगा यहाँ पे जो एजेस पे होते हैं वो प्लांट्स होते हैं. आपको वीड्स देखने को मिलती हैं पॉन्ड्स के किनारों पे. ठीक है ना, फिर यहाँ पे फिश देखने को मिलती है, फिर यहाँ पे जू प्लैंक्टन्स देखने को, फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलते हैं, काई देखने को मिलती है. उसको छोटी फिश खाती है, छोटी फिश को बड़ी फिश खाती है. जब बड़ी फिश मर जाती है उसको जो वहां पे सेप्रोफाइट्स और क्या कहते हैं डेट्रीवोर्स है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं. यहाँ पे नीचे सेडिमेंटेशन बनता रहता है. ये दिस प्रोसेस गोज ऑन. तो ये अगर मैं बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ एक इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम एक स्पेसिफिक टर्म है. एक बायोम में देयर कैन बी मैनी मैनी फर्दर इकोसिस्टम्स. डन. तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी. अगर मैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं या फॉरेस्ट सॉरी बायोम की बात कर रहा हूं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स हो सकते हैं. जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम, जैसे कि रिवर इकोसिस्टम. उसमें फॉरेस्ट है तो वहां पे रिवर भी तो कोई जाएगी ना, पानी का सोर्स भी तो होगा. तो वहां पे जो रिवर आ रही है वो फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. ठीक है, अगर वो सलाइन वाटर है तो सलाइन वाटर इकोसिस्टम. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट शिवम? शिवम बताओ बेटा. गॉट इट. हेलो अश्मिता. शिवम जी सो गए लगते हैं. एनीवेज, सो दिस इज ऑल. आपको समझ लग गया बच्चा सबको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोम. या एक ही तरह की वेजिटेशन होगी, एक डोमिनेंट वेजिटेशन होगी. डोमिनेंट वेजिटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स बट देयर इज ओनली वन डोमिनेंट वेजिटेशन. if I'm saying we go to hilly area like Manali, what type of dominant vegetation you will see in Manali? मनाली में किस तरह से आपको दरख्त मिलेंगे? कॉनिकल. ठीक है ना, तो एक डोमिनेंट वेजिटेशन क्या होगी? दैट इज कॉनिफेरस बायोम. बट जरूरी थोड़ा है कि भैया एक एक ही दरख्त है, एक तरह का ही दरख्त होएगा वहां पे, वो डोमिनेंट रहेगा. समझ रहे हो? ज्यादातर आपको वहां पे त्रिकोणीय दरख्त दिखेंगे.
पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और दरख्त वहां पे नहीं पाया जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है। इसी प्रकार ये तो बायोम है, तो हम इसको बोलेंगे कॉनिफेरस बायोम। लेकिन आप उसी मनाली में जाते हो, आपको रिवर भी तो दिखती है। देखा कभी मनाली जाके? वहां पे रिवर्स भी तो आ रही होती हैं, सतलुज, ब्यास, ये सारी रिवर्स। ठीक है ना? और रिवर्स में मछलियां हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ओके, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। डन। उसी तरह अगर मैं एक कोनिकल ट्री की बात कर रहा हूं, एक दरखत है वहां पे, कोनिकल ट्री है ये वाला, ठीक है। इस पे भी तो कितने पक्षी रहते हैं, ऊपर लेवल पे एक पक्षी या नीचे लेवल पे एक पक्षी या माले की तरह। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, इकोलॉजिकल नीश। ठीक है ना? तो व्हाट डज दिस बिकम? इट बिकम ए ट्री इकोसिस्टम। ठीक है। टू इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल, इकोसिस्टम कैन बी लार्ज। ठीक है ना? बट दे आर विद इन द बायोम। डन। बायोम मैंने आपको कल भी बताया था, बायोम इज द टर्म यूजली वी यूज फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। ओके, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए हम यूज करते हैं बायोम वर्ड ज्यादा टाइम। ठीक है ना? यूजली फॉर एक्वाटिक इकोसिस्टम वी यूज इकोसिस्टम एज ए बिगर टर्म, और एक्वाटिक सिस्टम। ओके, एक्वाटिक सिस्टम में यू कॉल फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, साल्ट वाटर इकोसिस्टम, यू कॉल ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। तो ये सारे इकोसिस्टम हम इस तरह से यूज करते हैं। यूजुअली अगर हम बात करें तो बायोम्स बड़ा, देन उससे नीचे देयर कैन बी इकोसिस्टम, देन उससे नीचे कम्युनिटी, उससे नीचे पॉपुलेशन, उससे नीचे ऑर्गेनिज्म। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बताइए। या आपके घर में, या आप इस तरह से भी समझ सकते हो, दैट्स गुड। बायोम इज लाइक योर होम, but your home have 5 rooms, so 5 different type of people can live over there. तो that is particularly ecosystems. Okay, तो 5 कमरे हैं, एक में आपके माता पिता रहेंगे, एक में आप रहोगे, एक में आपकी बहन रहेगी, एक आप में और छोटा भाई रहेगा। तो पूरे कमरे हो जाएंगे ना, एक आपका गेस्ट रूम है। ठीक है? डन डन डन। तो जो कमरे हैं दैट इज इंडिविजुअल इकोसिस्टम्स, पूरा घर इज लाइक बायोम। दैट्स अ वेरी गुड एनालॉजी हरमन। चलिए, तो यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट नाउ। अच्छा, इस तरह से समझा करूं, चलो ठीक है, फिर आज इसी तरह से हम आपको समझाएंगे। ठीक है? इकोलॉजी इज वेरी सिंपल। ओके, नाउ वी अंडरस्टूड दिस स्लाइड। नाउ लेट मी शो यू सम मोर स्लाइड्स। तो यू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड ना? ये वाली देखो, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होगा, कम्युनिटी क्या होगी, पॉपुलेशन क्या होगी, एंड इंडिविजुअल क्या होगा। नाउ व्हाई वी नीड टू नो ऑल दीज टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज, और ये हमने स्टार्ट करना इंडिविजुअल लेवल से, ऑर्गेनिज्म लेवल से। ठीक है ना? वी विल मूव अगेन अपवर्ड्स। अब थोड़ा थोड़ा सा और डेप्थ में जाना है यूपीएससी के लिए। ठीक है ना? यूपीएससी के लिए डेप्थ में जाना जरूरी है। क्यों जाना जरूरी है और कहां पे, क्यों ये जाना जरूरी है? बिकॉज इट इज इन मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। और मैं आपको पर्टिकुलर एक लाइन दिखाऊंगा आज ही, जहां से यूपीएससी ने 2017 में 3 क्वेश्चन बनाए थे। मैं बताऊंगा 3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके। ठीक है? ओके, तो यहां से चलते हैं। लेट अस बेसिकली स्टार्ट व्हाट इज इंडिविजुअल लेवल पे क्या अपने मॉडिफिकेशंस होती हैं। लेट मी ड्रॉ इट आउट हियर। आर यू सीइंग दिस गाइस? समझ दिख रहा है सामने व्हाइट बोर्ड? ओके, सो हमने पढ़ा था कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो इंटरेक्ट करता है अपने एटमॉस्फेयर से। ठीक है ना? एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ 2 फैक्टर्स, हमने पढ़ा था। कौन से 2 फैक्टर्स थे बताओ? बताओ बताओ जल्दी। बायोटिक एंड एबायोटिक, दैट्स वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं बायोटिक लिख देता हूँ, एबायोटिक लिख देता हूँ। आर यू सीइंग दिस गाइस? एक मिनट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बायोटिक। वेरी गुड।
हमने बोला था एबायोटिक और बायोटिक में क्या डिफरेंस है। अब इट इज ए फिजिकल, एबायोटिक फिजिकल होता है, ठीक है ना। ये इसमें हम कौन कौन से पॉइंट आगे लिख सकते हैं बताएं, क्या फोन का फर्दर पॉइंट ऐड कर सकते हैं एबायोटिक में? यस, नॉन लिविंग फिजिकल वर्ड। लाइक अगर हम इसमें टेम्परेचर ऐड कर सकते हैं। गुड। क्या हम इसमें लाइट वाटर ऐड कर सकते हैं? क्या हम इसमें लाइट ऐड कर सकते हैं? क्या इसमें सॉइल ऐड कर सकते हैं? क्या इसमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड कर सकते हैं? ओके। और क्या हम इसमें लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ये ऐड कर सकते हैं? डन। दीज आर फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है ना। इसमें कोई ये तो नहीं, जीवित तो नहीं है इसमें कोई बंदा, समझ रहे हो? आर यू सीइंग ऑल दिस थिंग? अब दिख रहा है आपको सबको? ठीक है। व्हाट वी कैन ऐड इन बायोटिक, बायोटिक में क्या ऐड कर सकते हैं? एवरीथिंग दैट इज लिविंग एंड द डेड आल्सो, ठीक है ना। डेड ऑर्गेनिक मैटर, ओके। ऑर्गेनिक मैटर सारा आप इंक्लूड करोगे, ऑर्गेनिक मैटर। डन। और ऑर्गेनिक मैटर में आप क्या क्या ऐड करोगे बताइए? यस, वेरी गुड शिवम सेठी, बहुत बिल्कुल सही बोला जी आपने शिवम। वी कैन इंक्लूड नंबर वन, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है ना। यस, ग्रीन प्लांट्स, जो आपका प्लांट्स जो खाना बनाते हैं, दैट इज इंक्लूडेड अंडर द ऑटोट्रॉफ्स। देन वी कैन ऐड एज हेट्रोट्रॉफ्स। अब ये जो हेट्रोट्रॉफ्स है ना भैया, इसके अंडर आप बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हो। हेट्रोट्रॉफ्स में आपके पास आ जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स की बात करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स लाइक जो कि सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन वी कैन कम अंडर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। एग्जांपल दो प्राइमरी कंज्यूमर की, समझ गए? कौन सी एनिमल प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएंगे? यस, जो कि घास खाते हैं, ठीक है ना, जो कि प्लांट्स को खाते हैं, लाइक डियर, लाइक रैबिट, लाइक काउ, लाइक बुफेलो, लाइक डियर, जो भी है, रैबिट, डियर, जितने भी हैं, दे आर ऑल प्राइमरी कंज्यूमर। व्हाट आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स? व्हाट आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स? यस, डॉग्स, फॉक्सेस, इसको आप कार्निवोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। दोज हु ईट प्राइमरी, ठीक है ना। टर्शरी, हु आर टर्शरी कंज्यूमर्स? Yes, lions, omnivores. Okay. Yes, very good. Tiger, peacock. Yes, lion. Yes. Then what are quaternary consumers? Sorry. दिख रहा है बेटा? What are quaternary consumers? These are consumers. Okay. Yes, very good, Sophia and Suman. ईगल, जो इन सबको खाते हैं, दे आर क्वाटिनरी कंज्यूमर्स, ठीक है ना। लाइक स्क्वेंजर्स, वेरी गुड, स्क्वेंजर्स हो गए, या लाइक योर सेप्रोट्रॉफ्स। क्वाटिनरी को वी कैन आल्सो इंक्लूड एज डिफरेंट काइंड ऑफ सेप्रोट्रॉफ्स, ओके। एक थर्ड कैटेगरी भी होती है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं डेट्रीवोर्स और सेप्रोट्रॉफ्स। डेट्रीवोर्स एंड सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स। आर यू गेटिंग ऑल दिस गाइस? ठीक है ना। यस यस यस, ऑल बैक्टीरिया, ऑल आंट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वल्चर, डेट्रीवोर्स, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, all the are the same scavengers, they are the same. Even your earthworm is a detrivore, detrivores, okay। समझ लगा अभी?
तो वी गेट abiotic and biotic components. These are the components of the environment. Okay, तो अब कल्ला यहाँ पे खत्म नहीं होती गेम, गेम आगे भी आती है। और क्या होती है इसके अलावा? देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इंटरैक्शन अमंग different species and that interaction among different species uh, and populations. Done? Okay. No issue, beta. Victor. Now let me explain all this to you. Everyone got it? ये ठीक लग रहा है आज? लिखा समझ आ रहा है? इसी तरह नोट्स बनाने हैं आपने, ठीक है? तो अभी इसको आगे क्या करना है? ये क्या है? ये आगे चीज क्या है? आपका नंबर 1 पे आता है हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। नंबर 2 पे आता है हेटेरोट्रॉप्स। इसी के अंदर नंबर ए आता है प्राइमरी, नंबर बी आता है सेकेंडरी, फिर सी आता है टर्शरी, फिर डी आता है क्वाटरनरी, या जिसको आप सेप्रोट्राइब्स बोलते हो। उसको अलग से भी क्वालिफाई कर सकते हो, थर्ड। ठीक है जी? ओके, तो थर्ड इज डेट्रीवोर, ओके, एंड सेप्रोट्रॉप्स। इसके अलावा फोर्थ जो हमारे पास मेन हेडिंग आती है, दैट इज इंटरैक्शंस अमंग डिफरेंट स्पीसीज एंड पॉपुलेशंस। इसमें क्या आता है भैया? अच्छा, एक स्पीसीज है तो वो प्रिडेशन करेगी। व्हाट इज प्रिडेशन? जैसे लॉयन रैबिट को खा गया, लॉयन फॉक्स को खा गया, लॉयन डियर को खा गया, तो दिट इज प्रिडेशन। तो जब भी हम इंटरैक्शंस पढ़ते हैं बेटा, तो देयर इज ए होस्ट, है ना? ओके, एंड देयर इज अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, इन दोनों में दूसरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना? स्पीसीज ऑफ द प्रीडेटर। हाँ, गुड। तो अगर होस्ट के लिए भी फायदा है और ऑर्गेनिज्म जो उसके ऊपर रह रहा है उसको भी फायदा है, दोनों को, ठीक है ना? तो हम उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म या कमेंसलिज्म। ये इंटरेक्शंस होती हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो, आपने देखा होगा गांव में गए होगे ना, तो जो भैंसें होती हैं या गायें होती हैं, तो उनके ऊपर ना पक्षी आके बैठ जाते हैं, तो वो उनके ऊपर निकालते रहते हैं कुछ। याद है? कभी देखा होगा, पैरासाइट को खाते रहते हैं, है ना? ओके, तो होस्ट के लिए भी फायदा है, जो उसके ऊपर पक्षी बैठा उसके लिए भी फायदा। तो वी कॉल दैट एज म्यूचुअलिज्म। इंटरेक्शंस पढ़ेंगे हम। उसी प्रकार जैसे कि होस्ट को कोई बहुत ज्यादा नुकसान है और ऑर्गेनिज्म को फायदा है, दूसरे बंदे को फायदा है, ये कौन सी इंटरेक्शन हो सकती है? पैरासाइट भी हो सकता है, ठीक है? पैरासाइट उसके ऊपर जी रहा है, पैरासाइट को तो फायदा है, होस्ट को नुकसान है। जब मैं प्रिडेशन की बात कर रहा हूं, ये प्रे है, तो होस्ट को तो माइनस हो गया ना, वो तो मर जाएगा, ठीक है? और फायदा किसको हो जाएगा? दूसरे व्यक्ति को या दूसरे जो भी ऑर्गेनिज्म को। तो वी कॉल दैट एज व्हाट? पैरासाइट? नो, वी कॉल दैट एज प्रिडेशन। जैसे शेर खा गया डियर को, तो वी कॉल दैट एज प्रिडेशन। तो इस तरह के इंटरेक्शंस वी विल आल्सो स्टडी। ये सारे के सारे याद रखो ऑर्गेनिज्म लेवल पे है, ठीक है? तो अभी हम पढ़ रहे हैं अपने एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में किस तरह से जिएगा, इंटरेक्ट करेगा। तो एक एनवायरनमेंट, दो एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर हैं? वी आल्सो डिड दैट कि बायोटिक ये होते हैं, ए बायोटिक ये होते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? डन डन डन। ये स्लाइड को एक बार आप बना लेना, खुद से भी बना सकते हो आप, ठीक है? नाउ लेट डिस्कस everyone and each one of them, and that I will let you know कि क्यों हम इतना डिटेल में इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं। because now we are looking in terms of UPSC, ठीक है? पहले तो बीएस बना रहा था, अब हम यूपीएससी की तरफ बना रहे हैं, ठीक है ना? तो लेट मी डिस्कस another important slide. Okay, so let me show you something. एक मिनट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, यहाँ ऊपर लिखने दो, टेम्परेचर को। आर यू सीइंग दिस गाइस? ओके,
ओके, सो टेम्परेचर किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है? बताइए। एक ऑर्गेनिज्म को मैं बोल रहा हूँ। प्रिडेशन, प्रिडेशन क्या होता है बेटा? प्रिडेशन होता है प्रिडेटरी इंस्टिंक्ट्स, नहीं सुने कभी आपने? प्रिडेटरी, प्रिडेशन क्या होता है? प्रिडेशन होता है कि जब एक 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 जो स्पीसीज है वो दूसरे को खा जाए, ठीक है ना? जैसे कि सेकेंडरी, आपने पढ़ा था सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी सॉरी, टर्शरी कंज्यूमर्स प्राइमरी को खा जाएं, ठीक है ना? खाना। अब आप इसको नहीं बोलोगे कि भाई, आप बोलोगे सर प्राइमरी वाले भी तो खा रहे हैं ऑटोट्रोफ्स को, दे आर नॉट, ओके, दे आर नॉट। कत्ल करना होता है एक वक्री बात है, प्लांट को खाना एक वक्री बात है। आप समझ लो कि कुछ तरह से प्रिडेशन करना, प्रिडेशन मतलब उसको घात लगा के मारना। लॉयंस जो है, चीता जो है, वो घात लगा के डियर्स को खाते हैं, है ना? डन। दे आर बेसिकली प्रीडेटर्स, ओके। तो हमने पढ़ा था कि जो टर्शरी होगा वो इस कंट्री को खाएगा, इस कंट्री वो प्राइमरी को खाएगा, इसी प्रकार से, ओके। हंटिंग, इट्स काइंड ऑफ हंटिंग, या प्रिडेशन में बोलते हैं, ओके, हंटिंग। सो temperature, yes. Muskan has said that high temperature, no water, death of the organism. Yes, but temperature is a, quality of hotness, of coldness of an organism. Okay, नहीं रह सकता. Yes, yes, yes. That's very good idea. But temperature में जब एक organism के ऊपर बात करते हैं तो we classify in two terms. Number one is eurythermal. Okay, and second is enothermal. Okay. डन डन डन। अभी सुनो, आगे आगे मत जंप करो। यस, चेंजेस फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यस, ओके। बट अभी हमने बात करनी है इन टर्म्स ऑफ यही सिर्फ, ठीक है ना? स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल क्या होते हैं। अब हम और टर्म्स की बात भी करेंगे, लेकिन पहले हम इनको समझ लें जरा, ठीक है? व्हाट इज यूरी? यूरी का क्या मतलब होगा? लेट मी ड्रॉ इट आउट फॉर यू। यूरी का क्या मतलब होता है बताओ? यूरीथर्मल। स्टीनो का मतलब होता है नैरो। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है? यूरी का मतलब होता है ब्रॉड या वाइड, ब्रॉड, ठीक है? थर्मल का मतलब टेम्परेचर। जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वाइड टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को झेल सकते हैं, वी कॉल देम एज यूरीथर्मल। जो सिर्फ नैरो टेम्परेचर में ही जीवित रह सकते हैं, वी कॉल देम एज स्टीनोथर्मल। डन डन डन। आर यू गेटिंग दिस वन? ओके, यस। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? आप पूछो सर, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? तो आपने कभी देखा है ये जो लेट मी शो यू, लेट मी अपलोड, देयर इज समथिंग आई नीड टू अपलोड, वेट वेट वेट। हैव यू एवर सीन दीज, क्या कहते हैं, मैमल तो नहीं है वो, क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स, स्नेक्स, ओके। दे कैन नॉट रेगुलेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर। जो अपनी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, दे आर स्टीनोथर्मल। जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं, दे आर यूरीथर्मल, ठीक है? सिंपल सी बात है। व्हाट आर वी आर यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल, बताइए। हम क्या अपने बॉडी थर्मल, हाँ, यस, वी आर यूरीथर्मल्स। यूरीथर्मल्स वो लोग होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद से ही रेगुलेट कर सकते हैं, लाइक अस। अवर बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कितना होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर? एवरेज बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, है ना? इतना ही होता ना, याद है मैंने आपको करवाया था,
37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या नीचे जाएंगे तो हमारी बॉडी शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। हमारी बॉडी सारी टाइम पे क्या करती है कि भैया इसी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो बाहर अगर टेम्परेचर 0 डिग्री भी होगा, अवर बॉडी टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट 37। यहाँ पे खास करके यहाँ पे टेम्परेचर, जहां पे आपके वाइटल ऑर्गन्स पड़े हैं, वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, 37 डिग्री। अगर बाहर 50 डिग्री सेल्सियस भी धूप चल रही है, वेयर व्हाट विल बी योर बॉडी टेम्परेचर, 37 डिग्री। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये हम करके आए हैं थर्मोडायनेमिक्स में, याद है मैंने आपको फिजिक्स में करवाया था कि आपके हाथ पैर ठंडे होते हैं, ठीक है, बट यू नेवर से कि भाई मेरा टिड्ड या छाती ठंडी हो गई है ना। ये करवाया था मैंने आपको जोक, है ना। करवाया था ना, छाती ठंडी हो गई या टिड्ड ठंडा हो गया। वो एक बार ही होगा जब सबका राम राम सत्य होगा, तब बोलते हैं कि ना बंदा ठंडा हो गया। चलो, thermal organisms are what they cannot regulate their temperature, ओके। इनको ज्यादा खतरा होता है कि अगर ये ज्यादा धूप में रह गए तो ज्यादा गर्म हो जाएंगे, ज्यादा सर्दी में रह गए तो ज्यादा ठंडे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। तो अगर ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे तो व्हाट काइंड ऑफ एनिमल विल बी दे बी, दे विल बी, बताओ 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 जल्दी, दे विल बी, यस, स्टीनोहलाइन, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आपको समझ लग रहा है ना बेटा क्या चल रहा है अब? लेट मी copy that and share that with you. Okay, I cannot paste it here. Let me, I have to download it. अभी तक सबको समझ आ रहा है बेटा? डिफिकल्टी तो कुछ नहीं है? डन डन डन। एक मिनट रुको बस, मेरे को ना, okay, let me share my screen with you guys. Now you will be seeing my screen as well, ठीक है। Are you seeing this? What is endotherm, what is ectotherm? तो एंडोथर्म एक्टोथर्म कोई डिफरेंट टर्म नहीं होती बेटा। एंडोथर्म एक्टोथर्म सेम चीज होती है, जिसको हमने अभी नाम दिया है यूरीथर्मल एंड विच थर्मल, स्टीनोथर्मल। एंडोथर्म्स वो होते हैं, सीधी सी बात है, एंडोथर्म और एक्टोथर्म की बात कर रहे हैं। एक्टोथर्म को आप, लेट मी राइट इट ओवर हियर एज वेल, लेट मी राइट इट ओवर हियर, पहले मेरे को स्टॉप करने दो शेयरिंग, लेट मी राइट इट ओवर हियर, ओके। तो यूरी थर्मल जो होते हैं ना, लेट मी यूरी थर्मल को यहाँ पे साइड करके लिखने दो। चाहे इसको आप वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हो, वार्म ब्लडेड, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड होते हैं ना, ठीक है ना, वार्म ब्लडेड। इसको आप होमियोथर्म्स भी बोलते हो, होमियोथर्म्स, ठीक है। इसको आप यूरीथर्मल भी बोलते हो, इसको आप होमोथर्म भी बोलते हो, इसको आप वार्म ब्लडेड भी बोलते हो। टन टन टन, ये समझ लगा सब में, ठीक है, ओके। तो स्टीनोथर्म्स को आप क्या बोलोगे? स्टीनोथर्म्स को आप बोलोगे कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। होम्योथर्म्स की जगह पोयो किलोथर्म्स, पोयो किलोथर्म्स, ठीक है। वन एंड द सेम थिंग, या आप स्टीनोथर्मल बोलोगे। डन डन डन, एवरीबॉडी गॉट दिस? तो अगर
इसको आप एंडोथर्म भी बोलोगे। किसको? यूरीथर्मल को एंडोथर्म्स भी बोला जाता है, एक्टोथर्म्स बोला जाता है, स्टीनोथर्मल को। ठीक है, ओके, आई रिपीट इट। यूरीथर्मल के बहुत सारे नेम्स होते हैं, लाइक वार्म ब्लडेड एनिमल आपने सुना होगा, होम्योथर्म्स, एंडोथर्म्स, यूरीथर्म्स, ये सारे एक ही तरह के एनिमल्स होंगे। ठीक है, ये वो एनिमल्स होंगे जो अपना टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर सकते हैं, उनको बाहर वाले टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। ठीक है जी। कौन से एनिमल आएंगे? आपके बर्ड्स आ जाएंगे बहुत सारे, इसमें सारे के सारे मैमल्स आएंगे, जितने भी मैमल्स हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर सकते हैं। डन। ओके। दूसरी तरफ आएंगे हमारे पास कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, स्टीनोथर्मल्स, पोयोकिलोथर्म्स या एक्टोथर्म्स। इसको किसी नाम से भी जाना जा सकता है। एक्टो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर। जो अंदर से अपना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं उनको एंडोथर्म बोला जाता है। जो बाहर अपने बाहर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, उनको हम एक्टोथर्म बोलते हैं। डन डन डन। ठीक है, ओके। नीचे क्या लिखा है? होम्योथर्म के नीचे लिखा पोयोकिलोथर्म्स, POIKILOTHERMS, पोयोकिलोथर्म्स। ओके, एक्टोथर्म्स। डन डन डन। ओके, डन। नाउ हमने कहा कि भैया एंडोथर्म्स अपना टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर सकते हैं बाय, हमने बात की कि अगर सर्दी होएगी तो हमें क्या लगेगी? कंपन चढ़ेगी ना, है ना? आप हाथ इस तरह से करके अपनी हीट जनरेट करोगे। ठीक है, डन। अगर गर्मी आएगी तो आपके पास पसीना छूटेगा, पसीना छूटोगे, आप उसको सिखाओगे, सुखाओगे, और उसके कारण आप वेपोरेशन से इट विल कूल कूलिंग। ठीक है ना? डन डन डन। ये एग्जांपल हमें लग गई एंडोथर्म एक्टोथर्म की। एक्टोथर्म क्या करेंगे ये बताओ? कभी एक्टोथर्म देखा आपने? एक्टोथर्म अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कैसे करते हैं? आप सबने एक फोटो देखी होगी, आपको पता होगा कि जो भी क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स है, लाइक क्रोकोडाइल्स है, ठीक है ना, क्रोकोड एम्फीबियंस आल्सो, जो क्रोकोडाइल्स हैं, ठीक है ना, खास करके, या स्नेक है फॉर दैट मैटर, वो क्या करते हैं? वो कैसे करते हैं हीट को डील? कैसे करते हैं? देखा नहीं आपने? वो मुंह अपना खोला होता है उन्होंने। नहीं 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 नहीं, हीट, क्योंकि उनको टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है, ठीक है ना। तो पानी में रहेंगे तो टेम्परेचर लो रहेगा, तो जब वो टेम्परेचर बढ़ाना होता है, टेम्परेचर करना होता है, तो वो अपना मुंह खोल देते हैं, आपको पता होगा। क्रोकोडाइल्स का मुंह खुला होता है, ठीक है ना, वो इस तरह से खोल के धूप में धूप लेते हैं वो। ठीक है ना? डन डन डन। ओके। आप रेप्टाइल्स देख लो, डेजर्ट में चले जाओ, उनका मुंह खुला होता है। वाई? बिकॉज दे वांट टू जनरेट, उनके यहाँ पे टेम्परेचर सेंसिटिव एरियाज होते हैं और वो वहां से हीट लेते हैं, ठीक है ना, अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर किडनीज नहीं होती हैं, उनके अंदर डेफिनेटली एक ऐसा सिस्टम नहीं होता है जो हमारे पास है। उनकी स्किन कैसी है खुद बताओ? क्रोकोडाइल्स की स्किन कैसी है? लेदर टाइप नहीं होती? हमारी स्किन और लेदर में क्या अंतर है? लेदर में पोर्स नहीं होते बेटा, क्रोकोडाइल्स में पोर्स नहीं होते, उन्हें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है? यस। ठीक है, डन डन डन। यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट? Oh, what is urihaline, what is thermothermal, sorry, urethermal, and what is stenothermal? Done, done, done. Now you will understand what this basic difference is. Let me share my screen with you again. Uh, are you seeing this, guys? बताओ मेरे को टाइम करके, एंडोथर्म वर्सेस एक्टोथर्म। ये ब्लू वाले एक्टोथर्म्स हैं, ग्रीन वाले एंडोथर्म्स हैं। डन डन डन। विच वन आर वी? ग्रीन वन और ब्लू वन? जल्दी बताओ जल्दी। ग्रीन वन, वेरी गुड। तो अब ये एक बार देख लो, एक बार डिफरेंस आपको मैं बता दूं। लेट मी शो यू अगेन। तो पहला डिफरेंस है, एंडोथर्म्स आर एनिमल्स दैट आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल, सो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। एंडोथर्म्स आर एनिमल दैट आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ हीट फॉर बॉडी, यानी कैसे वो अपनी हीट कहां से लेते हैं बताइए? सन में बास करके। ठीक है ना? डन डन डन।
ठीक है। दूसरी तरफ एंडोथर्म्स कैसे हीट लेते हैं बताओ? खाना खा के, हम खाना खाते हैं, मैंने आपको बताया था C6H12O6 प्लस O2 रेस्पिरेशन होती है, उससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी प्लस हीट, हीट इवॉल्व आउट होती है। तब मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि सर्दियों में आपको खाना ज्यादा खाना पड़ता है, ज्यादा खाना लगता है, ज्यादा भूख लगती है सर्दियों में, गर्मियों में कम लगती है। क्यों? बिकॉज आपकी बॉडी खुद ही जनरेट करती है हीट। इन्हीं को, एक्टोथर्म्स को क्या बोला जाता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और हमें क्या बोला जाता है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कौन कौन से इनमें चीजें? कोई भी फिश होगी, एम्फीबियन होगा, रेप्टाइल होगा, इनवर्टिब्रेट होगा, कोई भी, दे आर इंक्लूडेड इनटू एक्टोथर्म्स। और एंडोथर्म्स में कौन आते हैं? हम आते हैं और पक्षी आते हैं बस। ठीक है। मैमल्स, एवरी मैमल्स। इज डॉग अ मैमल और नॉट? बताइए। डॉग किस में इंक्लूड होएगा, इधर या इधर? ग्रीन में या इसमें ब्लू में? समझ? यार क्या बात कर रहे हो, ब्लू में कौन जा रहा है यार, क्या बात कर रहे हो यार? डॉग मैमल नहीं है? डॉग्स के बच्चे नहीं होते? क्या बात कर रहे हैं यार, ऐसी छोटी छोटी बातें। मजाक आ रहा है यार तुम्हें, हरमन यार तुम भी यार क्या बात कर रहे हो? ब्लू में जाएगा बताओ? कभी ऑब्जर्व नहीं किया आपने? जाओ यार, मैमल का डिफरेंस पता नहीं है तुम्हें, है? यस, दे कैन रेगुलेट। यस। तो हर बार थोड़ा होगा वो कि भाई ऐसा आता है, मैंने कहा बास्क इन द सन करते हैं, दे कैन रेगुलेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। ओके। जितने भी मैमल्स हैं बेटा, जितने भी बच्चे देते हैं, ठीक है ना, तो दे आर इंक्लूडेड अंडर द मैमल्स। ओके। तो डू know these differences, they are very minute differences, but you need to know these differences. Okay. So next important thing is, let me again share my screen. Body temperature varies over time, have a constant body temperature, they have a constant body temperature. Okay. इनका जो टेम्परेचर बॉडी का है वो जो है वो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होता है। किनका? एक्टोथर्म्स का, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का। यस, ये तो बिल्कुल ठीक है। बॉडी टेम्परेचर डज नॉट वेरी विद द सराउंडिंग टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। लेस एक्टिव इन कोल्ड टेम्परेचर्स, एक्टिव ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। Geographical distribution is less, more, requires less food, requires more food, have low metabolic rates, have high metabolic rates. Done, done, done. You understand this concept? Sorry, let me stop the sharing. Yes, yes, yes. Done, done, done. अब मेरी बात सुनो, होता क्या? Did you all understand the concepts now? उन्होंने बोला कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी ज्यादा होगी, बताइए। मतलब आपको ज्यादा कौन से एनिमल्स देखने को मिलेंगे जिनकी वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन होगी? Will they be euryhaline, sorry, eurythermal or stenothermal? Eurythermal. Why eurythermal? Because they can survive over many different types of climates. ठीक है ना, many climates. ठीक है ना? Okay, done. Okay, yes. तो geographical distribution of eurythermal organisms will be more as compared to stenothermal. डन। इसीलिए आपको बोलते हैं कि रेप्टाइल्स आपको बहुत क्लोज्ड डिस्ट्रीब्यूशन में मिलते हैं, पर्टिकुलर बायोम्स में मिलेंगे आपको देखने के लिए रेप्टाइल्स। स्नेक्स आपको पर्टिकुलर, आप स्नेक्स आप यू विल नॉट फाइंड देम इन यू नो other things, but are also, yes, they are eurythermal organisms because they are mammals. Okay, डन। देखो कोई भी एनिमल जो होगा ना, दैट इज क्वालिफाइड एज यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल। ठीक है ना? एक बात ध्यान देना, दे विल अंडरगो अडेप्टेशंस। देयर इज ओनली टू वे फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू डू थिंग्स। आपके पास दो ही चॉइसेस है, लाइक एनी ऑर्गेनिज्म हैज टू चॉइसेस।
with respect to its environment, changing environment. Either you adapt to the changing environment or you don't adapt you to and you perish. ठीक है ना? तो इफ यू अडेप्ट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन मैकेनिज्म्स. आप पढ़ोगे, अभी आपने मेरे को थोड़े के बारे में भी बताया सर, एस्टिवेशन क्या होती है, हाइबरनेशन क्या होती है, ठीक है ना, समर स्लीप, विंटर स्लीप, सम आर कन्फॉर्मर, सम आर रेगुलेटर्स, सम आर अंडरगो माइग्रेशन, सम वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीपिंग पैटर्न्स. ये समझ रहे हो, ये सारे अडेप्टेशन करने के तरीके हैं. डन डन डन. आप सबको पता होगा कि भैया जी, जो एनिमल, जो हमारा होमो सेपियंस है, हम सेपियंस है, वी आर फॉर्म फ्रॉम दी मंकीज. ओके. तो हमारे टेल्स भी होती है, हमारे आपके यहाँ पे टेल बोन भी होती है. अगर आपको, आप बिल्कुल स्पाइन को देखो ना, नीचे से एंड में कॉकेक्स बोला जाता है उसको, टेल बोन जिसको बोला जाता है, टेल बोन. ठीक है. तो वहां पे पहले वो पूंछ होती थी. ठीक है ना. बिकॉज वी अडेप्टेड टू अवर एनवायरमेंट एंड दैट विल बिकम एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन. आपने पढ़ा होगा, पेपर में भी आता है, व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन. जो पहले कभी काम में आते थे लेकिन अब आते नहीं है. ठीक है. आपके यहाँ पे जैसे मेन हैव बॉडीली हेयर्स. ओके. हमारे यहाँ पे मेन में हर तरफ आपके पास बॉडीली हेयर्स होते हैं. दैट इज अगेन अडेप्टेशन आल्सो. Yes, appendix also. Appendix was earlier used to used in digestion of raw meat. ठीक है ना. आप रॉ मीट जब खाते थे ना, तब आप अपेंडिक्स का यूज करते थे. बट अब हमें पता लग गया कि अब रॉ मीट से बेहतर है कि आप उसको पका के खाओ. जब पका के खाना शुरू किया तो अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं बचा, एंड दैट इज नाउ बिकम ए वेस्टिजियल ऑर्गन. ओके. तो इसी तरह से नेचुरली यू अडेप्ट टू योर चेंजिंग एनवायरमेंट. डन डन डन. आइदर यू अडेप्ट और यू पेरिश. देयर इज नो थर्ड ऑप्शन फॉर एनी ऑर्गेनिज्म. ठीक है. इसी तरह से अगर यूरी हेलाइन ऑर्गेनिजम्स हैं, यूरी थर्मल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो दे अंडरगो दीज टाइप ऑफ अडेप्टेशन पैटर्न्स. ठीक है. माइग्रेशन, भाग जाओ. ठीक है. क्या कहते हैं, विंटर स्लीप, समर स्लीप, हम पढ़ेंगे आगे जाके. अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगा. ये समझ लग गया अभी तक? यू गेट दिस पॉइंट? ठीक है. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. यस. Done, done, done. So next is water. Okay. So next criteria that we should look at is water. Okay. तो water में भी बहुत सारी चीजें होती हैं. सिंपल ए यानी कि जहां पे वाटर ज्यादा होगा वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, ऐसा कोई चीज नहीं होती. ठीक है ना. वाटर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स. जहां पे वाटर कम है वहां पे भी ऐसा नहीं कि बायोडाइवर्सिटी कम है. लेकिन वाटर में आप क्या चीजें मेजर करते हो? वी विल सी व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर. We will see what is the chemical composition of water. We will see what is the salinity of water. Done, done, done. Okay. Salinity बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वाटर में. ठीक है. अगर वाटर का आपने देखा होगा, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर अगेन. तो वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर नाउ. ओके. let me change the color. तो अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वी प्राइमरीली टॉक्स इन टर्म ऑफ, वैसे पीएच भी होगा, एसिड वाटर भी होगा, अल्कलाइन वाटर भी हो सकता है, वो डिफरेंट तरह से एक्ट करेगा. लेकिन प्राइमरीली वी डिवाइड देम एज ऑन द बेसिस ऑफ salinity इनटू टू पार्ट्स. आइदर यूरी हेलाइन एंड स्टीनो हेलाइन. हेलाइन का मतलब होता है साल्ट. स्टीनो का मतलब होता है जो साल्ट वाटर को बहुत कम रेंज में जी पाते हैं, झेल पाते हैं, दे आर स्टीनो हेलाइन. एंड व्हाट आर यूरी हेलाइन? जो साल्ट वाटर को ज्यादा टाइम तक झेल पाते हैं, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा वेरिएशंस तक झेल पाते हैं, दे आर यूरी हेलाइन. डन डन डन. वाइड रेंज. यस. तो अभी मैंने सिर्फ यही कराया, यूरी और स्टीनो. ठीक है ना. इसी प्रकार वाटर की तीन क्राइटेरिया फर्दर होते हैं. लाइक वी कॉल देम एज बेस्ड अपॉन सैलिनिटी कितनी है. अगर 5 से 10% साल्ट है वाटर में मिला हुआ, व्हाट वी कॉल दैट एम एज फ्रेश वाटर.
if it is 30 to 35%, sorry, 30 to 35%, let me move it out. Oh, sorry. Okay, if we have 30 to 35%, 35% and above, यानी कि ऐसा लगो 35% and above, we call them as saline water, high salinity. कल ही सर ने आपको पिछले लेक्चर में भी कराया होगा, यस, वो डेड डेड वाटर, डेड सी का कंसेप्ट कराया होगा ना, डेड सी में तैरते हैं वो लोग, है ना, करवाया होगा, बताया होगा इसके बारे में कल शायद। तो अगर इन दोनों के बीच में है, से इफ वी इज 11 to 30, we call them as brackish water, brackish water. टन टन टन। अब मेरे को बताओ, ब्रैकिश वाटर में खुद सोचो, ब्रैकिश वाटर में किस तरह से जीव जंतु रहेंगे, जो कि मतलब किस तरह के जीव जंतु होने चाहिए ब्रैकिश वाटर में, बताइए। यहाँ पे ये तो एक्सट्रीम आ गई, यहाँ पे कौन से जीव रहते हैं जो कि ओशन वाटर में रहते हैं, सीधी सी बात है। ये रिवर वाटर हो गया, सिंपल समझ लग गई, ठीक है, सॉरी, ये रिवर वाटर हो गया, ठीक है। ये कहाँ का वाटर है भैया, ब्रैकिश वाटर कहाँ देखने को मिलता है आपको, डेल्टास पे। डेल्टा देखा कभी आपने, जहां पे नदी जो ऊपर से आ रही है वो सीधा समुद्र में मिल रही है, वो एस्चुराइन एरियाज जिसको बोलते हैं, डेल्टा एरियाज जिसको बोलते हैं, सुंदरबन एरियाज जिसको बोलते हैं, दे आर नोन एज डेल्टा एरियाज। डन डन डन, ओके। व्हाट डू यू थिंक विच विल बी, अगर किसी ओशन की फिश को मैं फ्रेश वाटर में लेके जाऊं, क्या दैट विल सर्वाइव, या कन्वर्सली अगर रिवर वाटर फिश को, फ्रेश वाटर फिश को मैं ओशन में लेके जाऊं, विल दैट सर्वाइव, नो, व्हाई नो, व्हाई नो, because yes, very good, very good, very good, due to osmosis, ठीक है, डन डन डन, ठीक है, ऑस्मोसिस, यस, ऑस्मोसिस के कारण ये डिफरेंट चक्कर आ सकते हैं। बट व्हाट अबाउट ब्रैकिश वाटर, what kind of organism will lie here, so they become stenohaline, are you getting this, ये भी स्टीनोलाइन, ये भी स्टीनोलाइन, what kind of animals live here, brackish water, that are much more urihaline, ठीक है ना। तो टेम्परेचर वेरिएशंस को, सॉरी, सैलिनिटी वेरिएशन को कौन ज्यादा टाइम पे झेल सकता है, दे आर, जब लग गई समझ, ओके। डन 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 बेटा, बताओ, समय लग गया तो आगे चलें। एंड व्हाई दे आर मच मोर रिजिलियंट, बिकॉज ये टेम्परेचर देखो कितना ज्यादा वेरिएशन है, ये 35 से अबव है, ये 5 to 10 डिग्री है, ठीक है ना, 5 to 10% है, ओके। सो दे आर मच मोर resilient in that perspective, okay. Now we move on to another important we can say thing, that is light. लाइट पहली तो बताऊं आपको, एनिमल्स को भी अफेक्ट करती है, प्लांट्स को भी अफेक्ट करती है, डन डन डन। हाउ डज इट अफेक्ट प्लांट्स, एंड दे अफेक्ट oceans as well as uh, fresh water ecosystems, yes। तो हम इसको क्या बोलते हैं, और इस बार क्वेश्चन आया था, फोटो पीरियोडिज्म,
डन डन डन। ओके। लाइट जो होती है, सनलाइट पर्टिकुलरली, दे अफेक्ट द ग्रोइंग सीजन्स। डन डन डन। अब मेरे को बताओ, अगर ये अर्थ है and this is the equator, as we move to the polar area, sunlight goes on decreasing. Okay, temperature goes on increasing or decreasing, temperature go on decreasing, ठीक है ना, as we move from polar equator to the polar areas. How does the plant deal with this stress? ठीक है ना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर विल बिकम, ठीक है, डिक्रीज। तो जो ये कैनोपी होती थी, कैनोपी होता है जो ऊपर वाला झाड़ होता है दरखत का, तो जो दरखत पहले आपके यहाँ से थे इक्वेटर एरियाज में, वाइडर कैनोपी, इसको बोलते हैं कैनोपी। क्या बोलते हैं? कैनोपी। ओके। इक्वेटर में इस तरह से कैनोपी होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेट एरियाज में जाते हो तो कैनोपी कैसे हो जाती है? ट्रायंगुलर इन शेप। डन डन डन। यस, लेस वाटर अब्सॉर्ब। और क्या होता है, बर्फ नहीं पड़ने। यस यस, इट्स ओके फॉर यू, एवरीवन ओके? तो यू आर सीइंग दिस थिंग। ओके। तो कैनोपी और ये इस तरह से फोटो पीरियोडिज्म में आपका चेंजेस आते हैं। डन डन डन। व्हाट एल्स वी सी इज चेंजेस। सनलाइट आल्सो अफेक्ट्स द एनिमल्स एज वेल। एनिमल्स को किस तरह से अफेक्ट करती है बताओ? एनिमल्स को किस तरह से अफेक्ट करती है सनलाइट? आपने देखा होगा कई जो एनिमल्स हैं वो डायूर्नल वेरिएशंस को एग्जिबिट करते हैं। ये क्या होता है? आउल जो होता है, कभी आपने उल्लू देखा? उल्लू वो रात को शिकार करता है, ठीक है, डायूर्नल वेरिएशन, ठीक है। उसी प्रकार खरगोश है या कई वो ऐसे रोडेंट्स होते हैं जो रात को ही फॉरेजिंग करते हैं। बैट्स भी रात को निकलती हैं। व्हाई? बिकॉज सनलाइट के कारण उनको दिक्कत आती है, ठीक है ना, तो इसके कारण उनको इश्यू हो सकता है, तो वो डायूर्नल वेरिएशंस को एग्जिबिट करते हैं, ठीक है, लाइट का ऊपर उनका असर होता है। डन डन डन। जिनको सोते हैं रात को जागते हैं, यस, बिकॉज टू अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके। नाउ हाउ द सनलाइट अफेक्ट्स ओशंस, फ्रेश वाटर्स या किसी तरह की भी एक्वाटिक इकोसिस्टम, उसको कैसे अफेक्ट करती है एक्वाटिक इकोसिस्टम को? यू नो, जैसे आपने देखा होगा, अगर ओशन है, ये ओशन है, बहुत बड़ा ओशन है, से 5-10 किलोमीटर तक नीचे है, वी कैन से दैट, ठीक है ना,
क्या सनलाइट कहां तक आती है आपको आपके हिसाब से? यस, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, यस, वो प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है बहुत ज्यादा, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। बट व्हाट अबाउट सनलाइट? हम यहाँ पे सनलाइट की बात कर रहे हैं। हाउ डज सनलाइट impacts oceans and freshwater systems? तो आपने देखा होगा सनलाइट आती है सिर्फ 500 मीटर तक, उसके नीचे देर इज नो सनलाइट। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना तो डार्कनेस है, टोटल डार्कनेस है। जैसे स्पेस में डार्कनेस है ना, वैसे डार्कनेस है, वहां पे कोई लाइट नहीं आती है। तो समझ रहे हो, पहले 500 मीटर तक ही आपकी मेजोरिटी तक सनलाइट पहुंच पाती है। इनको बोलेंगे हम यू फोर्टिक जोन। यू फोर्टिक जोन, फोर्टिक मतलब सनलाइट, यू मतलब जहां तक पहुंचती है। ठीक है। इसके बाद आती है मीजो फोर्टिक जोन, जहां पे बिल्कुल कम हो जाती है, एकदम जीरो नहीं होती लेकिन होती है, लेकिन बहुत ही कम होती है। ठीक है। उसके बाद आती है ए फोर्टिक जोन। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। ए फोर्टिक जोन, ए फोर्टिक जोन जहां पे कंप्लीट डार्कनेस आती है। यहाँ पे कौन से एनिमल्स रहते हैं? स्क्विड्स हो गया, वन आइड फिश हो गया, स्क्विड्स हो गया, या ठीक है ना। डन डन डन, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? तो हाउ द लाइट impacts ऑल these organisms, ऑल these ecosystems? अच्छा, अब सॉइल भी इसके ऊपर डिपेंडेड है। सॉइल की क्वालिटी कैसी है? अब मेरे को बताओ, सॉइल आपको क्या दिखता है? रेगिस्तान में अगर आप मिट्टी उठा के देखो, रेगिस्तान में जो भी रेत उठा के देखो, तो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स। तो ग्रेन का साइज कैसा है, दैट विल आल्सो डिपेंड कि भाई किस प्रकार की सॉइल है। अगर ग्रेन का साइज मोटा है, जैसे आपको सैंडी सॉइल दिखती है, यस, जैसे जैसे ये फाइन होती जाती है तो आप किस तरह से ग्रेन छोटा होता जाता है, ग्रेन का साइज छोटा होता है, जिसको आप चीकनी मिट्टी बोलते हो, वी कॉल दैट एज क्लेई सॉइल। आर यू सीइंग दिस? जिसमें आप मिट्टी बनाते हो, घड़े बनाते हो, समझ लो, ग्रेन का साइज छोटा होता जा रहा है और ज्यादा अच्छा क्वालिटी का होता जा रहा है। अगर एक और प्रकार की सॉइल होती है जिसमें ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, डन। अलूवियल सॉइल जैसे हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक मिनरल्स ज्यादा होते हैं। तो वो सॉइल के टाइप के हिसाब से डिपेंड करता है वहां की वेजिटेशन कैसी होएगी, और वहां की वेजिटेशन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि वहां पे ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। बताओ यार, समय लगेगी तो आपके सर कराएंगे किस तरह की सॉइल्स होती हैं आपके, वो किस तरह से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वहां पे कौन से जीव जंतु उगते हैं, वो हम बाद में करेंगे, या आपके सर भी कराएंगे वो आपको। लेकिन यहां तक ये सिर्फ इतना ही कर लो। उसके बाद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं। मैंने बताया इनऑर्गेनिक में क्या आ जाएगा, बताइए कौन सी चीजें आती है इनऑर्गेनिक में? इनऑर्गेनिक में क्या आता है? एनी कैल्शियम मिनरल्स जो भी हो गए, कैल्शियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गए। नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे साइकिल्स हम पढ़ेंगे, केमिकल साइकिल्स होंगे। ये बहुत ज्यादा आपका अफेक्ट करते हैं वहां पे ऑर्गेनिजम्स किस तरह से रहेंगे, ठीक है ना, किस तरह से अगर ये साइकिल चलेंगे तो कैसे इनका आदान प्रदान होगा। ऑर्गेनिक मिनरल्स कौन से हैं? जैसे कि ऑर्गेनिक मिनरल्स कौन से आपको पता ही है, फॉस्फोलिपिड्स हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हो गया, ठीक है ना, ये किस तरह से मिलते हैं, दैट विल आल्सो डिपेंड वहां पे किस तरह से ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट में है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है ना, सॉरी, लैटिट्यूड एंड आल्टीट्यूड, अगर ये अर्थ है, आपको ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था कि अगर ये इक्वेटर है तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपका लैटिट्यूड बढ़ेगा कि कम होगा, बताइए। लैटिट्यूड,
लैटिट्यूड पे क्या असर पड़ेगा? When you move from equator to polar areas, लैटिट्यूड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यस गधो, ये 0 डिग्री है, पोलर एरिया 90 डिग्री है, याद नहीं आपको? तो 0 से 90 तक जाओगे तो लैटिट्यूड क्या करेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होगा, what will act upon temperature? It will go on decreasing. What about sunlight? It will go on decreasing. ठीक है। what about precipitation या वाटर किस फॉर्म में होगा? याद है, आइस फॉर्म में होगा, ठीक है ना? या प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होगी? स्नो की फॉर्म में होगी, ठीक है ना? तो इस जब ये सारे टेम्परेचर, ये आपके जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये इतने ज्यादा सिवियर हो जाते हैं, देन द बायोडाइवर्सिटी किस तरह से हो जाएगी? वेरी मिनिमल। बायोडाइवर्सिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सेम गोज फॉर द अल्टीट्यूड। एक क्लासिकल एग्जांपल यहां पे मैं दूंगा आपको। अब मेरे को बताओ, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली? काफी होगी से अराउंड कितनी होगी? 40-50 लाख होगी। रफ सा आइडिया लगाते हैं, इतनी तो होगी ना। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ शिमला? अराउंड 1 करोड़ है, चलो 1 करोड़ लगा दो। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ शिमला? 20 लाख लगा लें, मोटा मोटा साहब, ठीक ठीक लगा लो। व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑफ द अल्टीट्यूड। डन डन डन। हमें लद्दाख घूमना पसंद है, लद्दाख में रहना पसंद नहीं है। वहां पे जो लोग रहते हैं, वहां पे जो लोग वसनीक हैं, उनको बहुत ज्यादा मतलब पानी के लिए भी मोहताज होना पड़ता है भैया, ठीक है? हम लद्दाख घूमने जाते हैं, लाहौल स्पीति घूमने जाते हो, वो एरिया पिक्चर खींचने के लिए, सेल्फी खींचने के लिए और घूमने के लिए अच्छा है ना? बट वहां पे अगर आप देखो कि भैया अपॉर्चुनिटीज, यस, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, अगर आप देखो कि वहां पे बेसिक कम्युनिटीज भी आल्सो, अगर आप देखो कि भाई खाना पीना पानी, अरे यहाँ तक कि यहाँ पे तो आप खाना ऐसा फेंक देते हो ना। वहां पे अगर आप, मैं गया था वे बैक इन 2010 एंड वी, हमने वहां पे एक होटल बुक कराया था अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो हमने ऐसे खाना रख दिया भैया कि नहीं खाना हमने, तो वहां पे जो वेटर आया और उसने हमें फटकार लगाई, भैया जिस चने को और जिस खाने को आप फेंक रहे हो ना, यहाँ पे लोग मरते हैं इस चीजों के लिए, आप यहाँ पे ऐसे फेंक रहे हो। तो उन्होंने बोला था, हमें पहली बार ये लेसन वहां से लर्न हुआ कि भैया नहीं, एवरी ग्रेन, मतलब अगर वहां पे वहां तक पहुंचाना, मतलब देखो पंजाब से अगर व्हीट वहां तक पहुंच रही है, तो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, ठीक है? तो आप ऐसे नहीं फेंक सकते हो कोई भी चीज, वहां पे लोगों के लिए बैन लगा होता है इसके चीज पर, ठीक है ना? तो जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड के ऊपर जाओगे, तो पॉपुलेशन विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, बायोडाइवर्सिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग आल्सो, ठीक है ना? तो जिस जैसे अल्टीट्यूड होता है जब पहाड़ों की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे अगर आप माउंट एवरेस्ट पे जाओगे, तो कितने लोग रह रहे हैं माउंट एवरेस्ट पे? जीरो। बिकॉज अल्टीट्यूड बहुत ऊपर है, ऊंचाई बहुत है उसकी, ठीक है ना? जमीनी स्तर से ऊंचाई बहुत है, दिल्ली की जमीनी स्तर से ऊंचाई कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वहां पे लोग आराम से रह पाते हैं, सारी बुनियादी सहूलतें उनको मिलती हैं। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज असाइड, वो को साइड में रख दो, बेसिक फैसिलिटीज, अगर आप रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हो, इट इज मोर इजीली अवेलेबल इन दिल्ली rather than in Shimla. Okay, so we have dealt with this also. What we are more, और कौन सा हो सकता है? यस यस यस। और आपने इंडिया का मैप देखा होगा, ठीक है ना? यू विल नो वेयर इज ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। इस तरफ ही है ना, ये आ गया टोटल एरिया। ईस्टर्न कौन से है, ये वाले या ये वाले, ए या बी? बताओ। हाँ गुड। तो दिस इज द वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, दिस इज द वेस्टर्न घाट्स। One, why are they called ghats? Because they are a continuous group of mountains.
ओके, माउंटेनियस एरिया होती है ये सारे यहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, ये सारे यहाँ पे माउंटेन्स है। तो अगर इसको मैं एनलार्ज करके दिखाऊं थोड़ा सा, लेट मी ड्रॉ ए बिग मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके माउंटेनियस एरियाज, ठीक है, ये सारा माउंटेन एरिया है। व्हाट इज हियर? अरेबियन सी। व्हाट इज हियर? बे ऑफ बंगाल। ओके, if these are mountainous areas over there also, मोटा मोटा representation है। ओके, सो व्हाट यू थिंक कि इधर पॉपुलेशन ज्यादा होएगी या इस तरफ पॉपुलेशन ज्यादा होएगी? व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन विल बी हियर, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन विल बी हियर, डिपेंडिंग अपॉन जर्नल आपको मैंने जो बताया अभी तक। ट्राई टू ग्रो योर लेटरल थिंकिंग। ओके, सेंटर में the population density will be much more here than here. Why? There is a reason. ये पानी है, वाटर है, ओशन है, ठीक है ना, खुद सोचो, ओशन है, वाटर है। वाटर जब आपको मैंने बताया था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में, जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, तो यहाँ पे हवा चलती है, मॉइस्चर आता है, जब पानी के साथ मॉइस्चर इधर को सी वार्ड से चलती है, तो जैसे ये पहाड़ है, सपोज एक यहाँ पे पहाड़ है 5,000 फीट के ऊपर, ठीक है ना, तो हवा को पहले राइज करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरफ गुजरने के लिए, ठीक है, हवा पहले राइज करेगी, पानी में मॉइस्चर है, पानी में मॉइस्चर आएगा तो वो बादल बनाएंगे, बादल बनाएंगे तो बारिश पड़ जाएगी। जब बारिश पड़ेगी किस तरफ पड़ेगी? पहाड़ के। अगर ये पहाड़ है, बताओ, ये अगर पहाड़ है तो इधर है आपका सी, ठीक है ना, तो पहाड़ के किस तरफ बारिश पड़ेगी आपके हिसाब से? जैसे ये ऊपर जा रहा है तो बादल बनने शुरू हो जाएंगे, तो यही बारिश पड़ेगी, इस तरफ बारिश नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। यस, वेरी गुड हरमन सिंह। तो दैट इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल, माउंटेनस रेनफॉल और ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो एक तरफ जिस तरफ पड़ जाती है उस तरफ पड़ते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, दूसरी तरफ जब ये बारिश में पानी चला गया, अब हवा यहाँ पे आ जाएगी। अब ये हवा क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं है, सूखी है, ड्राई है, इसको कैटाबैटिक विंड भी बोलते हैं, कैटाबैटिक विंड। जब ये कैटाबैटिक विंड होगी, आप देखोगे यहाँ पे कोई दरख्त नहीं होगा, यहाँ पे सूखा होगा, ड्राई एरिड एरिया कंडीशंस होंगे, इस एरिया विल बी ड्राई एरिड कंडीशंस, रेन शैडो एरिया। वेरी गुड हरमन, ठीक है, ओके, गेटिंग दिस पॉइंट। तो सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी किस तरफ है भैया जी? इस तरफ है, कोस्टल एरियाज में biodiversity is much more in this area rather than in this area. Okay, you got this one? How that altitude variations take place? Okay, good, good, good. कुछ ना कुछ आज इंटरेस्टिंग लगा आपको? Good, good, good. Now let us study all these things but from NCERT. How they have NCERT में ये कैसे ये चीजें बताई गई हैं? Let me show you over there also. एलसीआरटी में +2 में एक चैप्टर आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ में, दैट चैप्टर इज योर इकोलॉजी इंट्रोडक्शन। ओके, आर यू सीइंग दिस गाइस? दिख रहा है? तो ये देखो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये वाला चैप्टर है, ये 13 नंबर चैप्टर है, ये आपको आएगा एनसीईआरटी की +2 की बुक में, ठीक है ना। तो इन्होंने भी वही बात एक्सप्लेन की है, ऑर्गेनिज्म लेवल से स्टार्ट किया है। ये देखो, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टेम्परेचर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जितना ज्यादा आप इस तरफ जाओगे, यानी कि जितना ज्यादा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होती है? रेनफॉल, रेनफॉल जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। जितना ज्यादा कम टेम्परेचर होगा, ये देखो टेम्परेचर इस तरफ को कम हो रहा है, तो उतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कम होती रहेगी। ओके सोनिया, नो इश्यूज। अरे यार, राइटर नेम एनसीईआरटी का थोड़ा कोई राइटर नेम होता है बहुत सारे लोग इसको मिलके बनाते हैं, ठीक है। डन डन डन। Now we have also understood what are the different biotic and abiotic factors that are affecting
योर बायोम्स। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स आर टेम्परेचर, वी डिड दैट। टेम्परेचर में हम स्टर्नोहलाइन एंड स्टर्नोथर्मल एंड यूरीथर्मल पढ़ के आए थे, उनके बारे में पढ़ के आए थे, है ना। वी डिड दैट। नाउ अनदर important थिंग इज लाइट also and water also, we did also that, है ना। we did soil also, sorry, we did soil also, ठीक है। इसके अलावा हमने altitude variations के बारे में भी पढ़ा। we did also about euphotic and mesophytic zones, okay। ये यहां तक कर लिया। अब आपको पढ़ना है व्हाट आर द रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स के रिस्पॉन्स क्या होते हैं एग्जाम में। यहां तक हमने पढ़ा कि कैसे अफेक्ट करते हैं सॉइल, कैसे अफेक्ट करता है हमें टेम्परेचर, कैसे अफेक्ट करता है हमें वाटर। लेकिन अब ये जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं, इनको कैसे डील करना है हमारी बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरह से इनको डील करती है, तो उनके पास तीन चीजें होती हैं। either you are regulator, either you are a conformer और यू आर ए पास्चर रेगुलेटर। तीन तरह के हम इसको डिवाइड करते हैं। अब ये चीजें क्या भैया, रेगुलेटर। रेगुलेटर हम होते हैं, सीधी सी बात। आप अपनी एग्जांपल दो, रेगुलेट कर सकते हो अपना टेम्परेचर के नहीं? आप अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हो? यस, यू कैन रेगुलेट योर ओन टेम्परेचर एंड योर ओन। और क्या हम सिर्फ टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं? वी आल्सो रेगुलेट ऑस्मोसिस, जिसको आप ओस्मो रेगुलेशन बोलते हो। टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हो? अगर गर्मियां है तो पसीना आएगा, अगर सर्दियां है तो कंपन छिड़ेगी। ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हो? व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन ए ह्यूमन बीइंग? बताइए, ऑर्गन्स कौन से हैं जो हमारे ऑस्मोसिस को ध्यान में रखते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड हरसिमरन। फॉर व्हाट आर द एल्स? ये तो है एक ग्लैंड, और बताओ। ऑर्गन्स की बात कर रहा हूं, ग्लैंड्स की नहीं। वेरी गुड सुमन, वेरी गुड। Stupendous, very good. Kidneys. What else organs that help in your osmoregulation? That is liver also. Okay. तो very good. Kidneys is the main organ. हमने लिवर भी पढ़ा था। वेरी गुड मुस्कान, क्वेश्चन मार्क मत डाला करो यार, बिल्कुल सही होता है आपका आंसर। तो टेम्परेचर को तो हम रेगुलेट, हाउ डू वी रेगुलेट ऑस्मोसिस, यानी कि साल्ट को कैसे रेगुलेट करते हो अपनी बॉडी में? याद है हमने पढ़ा था साल्ट रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा सर्दियों में क्या होता है, आपको वॉशरूम ज्यादा आता है, बाथरूम ज्यादा आता है आपको, है ना। तो बॉडीज मैकेनिज्म ऑफ डीलिंग विद योर इंटरनल बॉडी ऑस्मो रेगुलेशन, ओके। गर्मियों में आपने देखा होगा, क्योंकि आपका पसीना बहुत आ रहा होता है, टेम्परेचर वाटर लॉस बहुत हो रहा होता है, तो आपकी बॉडी क्या करती है कि भाई वी नीड टू प्रिजर्व वाटर। प्यास ज्यादा लगेगी, बाथरूम कम हो जाएगा, कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा। आपने देखा होगा पीला पीला यूरिन आता होगा। अभी देखो, अभी अभी देखो कैसा यूरिन आता है आपको, व्हाइट कलर का यूरिन आता है। आपको देखना होगा, पानी आप थोड़ा सा पीते हो तो यूरिन ज्यादा आता है। क्यों ज्यादा यूरिन आता है? बिकॉज आपकी बॉडी से स्वेटिंग नहीं हो पा रही है, आपकी बॉडी से वाटर लॉस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाहर ठंड है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, हीट लॉस ज्यादा हो रही है। तो इसको बॉडी अपने पास पानी ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहती है, तो क्या करेगी? लॉस कर देगी। लॉस कहां से करेगी? किडनी से करेगी। किडनी क्या करेगी? सारा का सारा वाटर को फिल्टर आउट कर देगी, बाहर निकाल देगी। तो व्हाट आर वी आर रेगुलेटर्स। डन डन डन। ये समय लगा आपको? तो रेगुलेटर्स होते हैं ये वाले लोग, ठीक है। रेगुलेटर्स आर वी, ओके। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? और ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के ऊपर अडेप्टेशन। दिस इज रेगुलेटर। समय लग गया। दे कैन मेंटेन देयर एनवायरमेंट डिफरेंस, नॉट ओनली टेम्परेचर बट इंटरनल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट में आपका टेम्परेचर भी आ जाता है, आपका वाटर भी आ जाता है, आपका साल्ट भी आ जाता है, ठीक है। और आपके सारे के सारे साल्ट्स आ जाते हैं, यानी कि, ठीक है। तो ये सारे रेगुलेटर्स में आते हैं। Yes, Sonia. That is why the science is interesting. Everything has a logic. Everything has a logic.
ठीक है ना? तो लॉजिकल होता है कि आप सारा करते हो, ठंड में ऐसे-ऐसे सिकुड़ते हो, आपके हाथ-पाँव ठंडे होते हैं। दीज़ आर लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दैट इज़ व्हाट साइंस इज़ ऑल अबाउट। एवरीथिंग इन छोटी-छोटी चीज़ों का जब आपको आंसर लगेगा ना समझ, आप बोलोगे यार ये लॉजिकल है, ये मेरे को याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अब ये समझ लग रहा है आपको, देखो लिखा हुआ थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन। आर यू गेटिंग दिस वन? ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? थर्मोरेगुलेशन क्या होता है? जब ये दोनों चीज़ें कर पाओगे आप, तो यू आर ए रेगुलेटर। डन। होम्योस्टेसिस का क्या मीनिंग होता है? स्टेसिस मतलब होता है स्टेट, होम्यो मतलब होता है कांस्टेंट या सेम स्टेट। ठीक है ना? तो अगर आपका सेम टेम्परेचर या सेम आपका ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करके रख पा रहे हो, तो यू आर बीपी लो में। बीपी लो इज वन ऑफ द रीजन। बीपी लो कैसे होगा बताओ? खुद बताओ, डॉक्टर बनाता हूं थोड़ा सा आपको। यू से कि बीपी सर लो हो गया, व्हाट यू थिंक? आप खुद सोचो, एज ए अब नॉर्मल पर्सन बीपी लो हो गया, तो बीपी लो क्यों होगा? वन ऑफ द रीजन इज कि आपकी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन, या आपकी बॉडी ने वाटर बाहर ज्यादा निकाल दिया। क्योंकि वाटर ज्यादा बाहर निकाल दिया तो ब्लड प्रेशर, ब्लड बनाता कौन है? वाटर तो बनाता है। वाट ब्लड की कंसंट्रेशन पढ़ी थी ना हमने, क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तब हमने क्या बोला था, कितने परसेंट वाटर होता है? मोर देन 60% वाटर, है ना? तो मोर देन वाटर जब आप बाहर निकाल रहे हो, तो ब्लड तो अपने आप ही नीचे जाएगा, ब्लड प्रेशर भी जाएगा नीचे। जब ब्लड प्रेशर जाएगा तो आप बोलते हो कि लो बीपी हो गया। लो बीपी इज व्हाट? एनीथिंग बिलो 80 ओवर 120 इज योर लो बीपी। सॉरी, 120 ओवर 80। सॉरी, 120 ओवर 80 इज योर लो बीपी। समझ रहे हो? एंड हाई बीपी कब हो सकता है? जब आपका ऑस्मो रेगुलेशन या आपका ब्लड वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई हो। डन डन डन। तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। जब आपका ऑस्मो रेगुलेशन चेंज हो, तब हो सकता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर चेंज होगा, तब हो सकता है। मैनी रीजंस, बट नॉर्मली यही चीजें होती हैं। ठीक है। लो और हाई दोनों हो सकता है। क्या भैया, क्या क्या हुआ? कौन सी बीमारी लग गई आपको? ठीक है। Either you can be low or you can be high. How can you both be low and high at the same time? It's not possible. At different time it's possible. Okay? तो अगर आपको मधुमेह है, डायबिटीज है, शुगर है, यू आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग ए हाई बीपी। ठीक है। तो इनको दवाई दी जाती है लो बीपी करने वाली। ठीक है। जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है, जब ब्लड लॉस हो जाता है आपका, तो आपको क्या चढ़ाया जाता है बताओ? पानी चढ़ाया जाता है ऊपर, देखना होगा कभी आपने। कहते जी ग्लूकोस लाया है। ये कैसा डॉक्टर है जी, इसको ने ग्लूकोस लगाया हमें। ठीक है ना? इसी के इतने पैसे ले लिया। अगर महारथी हो, अगर आपको ग्लूकोज नहीं लगाएंगे ना, या ब्लड नहीं लगाएंगे, तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि आपका ब्लड लॉस हो गया। ब्लड लॉस हो गया मतलब क्या है? ब्लड बॉडी के पास पंपिंग करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो क्या करेगी? लो बीपी में जाएगी, तो उसको हाई बीपी वाली दवाई देंगे हम। और हाई बीपी करने के लिए कोई दवाई नहीं होती। क्या होता है? आप पानी ज्यादा दोगे उसको, ग्लूकोज ज्यादा दोगे, नॉर्मल सलाइन ज्यादा दोगे। ठीक है। लो बीपी में आप फ्लूइड इनटेक बढ़ाते हो अपना। डन। ओके। वन यू विल फाइंड, ये सारा कुछ कनेक्टेड है यार। दिस इज व्हाट वी आर कनेक्टर्स। ओके। तो कन्फॉर्मर्स कौन से होते हैं? कन्फॉर्मर्स आर दोस ऑर्गेनिजम्स, और मेजोरिटी हमारे पास जितने भी आजकल है एनिमल्स एंड एनी प्लांट्स, खास करके प्लांट्स, सारे ही प्लांट्स, और मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट मैमल्स, ठीक है ना, एंड बर्ड्स, इनको छोड़ के वो क्या करते हैं कि आपने देखा होगा, इफ यू सर्दियों में जाओ किसी दरख्त के पास में, अगर बाहर 0 डिग्री टेम्परेचर है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ए दरख्त? 0 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है। ओके। नेक्स्ट 10 मिनट्स, ओके 10 मिनट्स में, 10 बजे से पहले खत्म कर दूंगा। ठीक है। What is the temperature? Zero. Because they cannot regulate their normal body temperature. What are they? They are conformers. जो उनको मिलता है उनको उसी में रहना पड़ता है। ओके। तो what are they? They are conformers. उनको जितना भी जो टेम्परेचर मिला उसी से जीना पड़ता है। ठीक है। डन डन डन।
ओके, नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे। तो अगर उनको उसी में जीना पड़ता है जो उनको मिला है, तो उस तरह से तो वो जी नहीं पाएंगे, ठीक है ना? तो फिर कैसे वो जीते हैं? दैट इज नोन एज अडेप्टेशन, ठीक है ना? ओके, दैट इज नोट एज देयर अडेप्टेशन। लेट मी एक्सप्लेन इट इन ए सिंपलर टर्म्स, ठीक है ना? अब अडेप्टेशन कैसे कर सकते हो आप, ठीक है? अगर बाहर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो है, इफ देयर इज अ वेरी लो टेम्परेचर, इफ देयर इज टेम्परेचर इज -40 डिग्री सेल्सियस, क्या वहां पे बर्ड रह सकते हैं? नहीं। तो व्हाट विल डू, कैन दे रेगुलेट दिस मच ऑफ टेम्परेचर? उनके पास तो अपने कोटियां खाटियां नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, वो जब यहाँ पे सर्दियां आती हैं, जहाँ पे वहां पे अगर हम रशिया की बात कर रहे हैं, तो रशिया में अगर सर्दियां आ रही हैं, तो वो वहां से उड़ के कहाँ आ जाते हैं? इंडिया में। इंडिया में कहाँ आके बैठते हैं? वो वेटलैंड्स में। वेटलैंड्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड्स कौन से होते हैं? जैसे पॉन्ड हो गया आपका, कोई भी झील होगी, कोई भी चौड़ हो गया, ये सारे वेटलैंड्स होते हैं। यहाँ पे आते हैं वो पक्षी। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली टू रशिया के टेम्परेचर इंडिया में कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा का दो, ठीक है? तो अगर यहाँ पे -40 डिग्री है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है? 10, है ना? अगर राजस्थान जाओगे तो 15, ठीक है ना? तो पक्षी कहाँ से आएंगे? ऊपर से नीचे आएंगे। तो व्हाट वी कॉल दैट एज माइग्रेशन। व्हाट वी कॉल देम एज माइग्रेशन। ओके, तो माइग्रेशन भी कर सकते हैं, कन्फॉर्मर्स या फॉर्मर्स, ठीक है? तो एक और चीज होती है हमारे पास, सस्पेंड करना। ये आपको पता है, सस्पेंड करना यानी कि वो क्या करते हैं? 6 महीने खाना खाते हैं, 8 महीने खाना खाते हैं, 4 महीने, सॉरी 8 महीने सोते हैं, 4 महीने खाना खाते हैं। यस, हाँ, प्रवासी पक्षी जो होते हैं, यस यस यस, साइबेरियन क्रेन्स हो गया, बहुत सारे आपके पास जो आते हैं वो यहाँ से आते हैं ऊपर से उड़ के, ठीक है? तो जो वेटलैंड्स, सॉरी, ये जो सस्पेंड करते हैं अपना मेटाबॉलिक, ये क्या करते हैं? पोलर बियर खास करके ये करता है, आपको देखा होगा, पोलर बियर 4 महीने या 2 महीने अच्छे से खाना खाता है, मतलब अच्छे से मच्छियां खा लेता है, मोटा हो जाता है, काफी मोटा ताजा हो जाता है। फिर वो 8 महीने, क्योंकि वहां पे सर्दियां होती हैं आर्टिक रीजन्स में, पोलर बियर वहां पे रहता है, और आर्टिक रीजन में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, -20 डिग्री टेम्परेचर होता है। वो अपने घर के अंदर चले जाता है और 8 महीने सोता रहता है। 8 महीने सोता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है, ठीक है? वो बस अपने बाकी सारे मेटाबॉलिक जो रेट्स हैं उसको डिक्रीज कर लेता है। डन डन डन। अरे यार, घर कैसा होता है? आप फिगरेटिवली भी समझा करो ना। अब वो ऐसा थोड़ा कि वो आर्टिक ओशन में उसने 4-5 मारले का घर बना के बैठा हुआ है वो। समझा करो, इमोशंस को समझा करो यार। अब मैं घर बोल देता हूँ, केव्स ही होगा, वो अपना खुद का थोड़ा घर बना के बैठा है, ये लेंटर लुंटर पा के बैठा है भाई, है ना? खुद सोचा करो यार, ऐसे क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछते हो तुम भी। चलो, तो ये अपना मेटाबॉलिक जो है वो क्या कर देता है? कम कर देता है। अब जो इतनी फैट जमा की है उसने, और धीरे 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 उसको गलाना शुरू करता है। जब वो गलाता है तो उसके सारा का सारा जो है, जो एनर्जी नीड्स हैं, वो उसकी पूरी हो रही है। तो हम इसमें पढ़ते हैं सस्पेंशन में, जो सस्पेंड करते हैं ऑर्गेनिजम्स, हम उसको बोलते हैं दे हैव गॉन हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, ठीक है? एस्टिवेशन इज समर स्लीप, हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। ओके, अब आपने आप समय लग गया ये चीजें के बारे में, अडेप्टेशन के बारे में, ठीक है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, डन डन डन। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डीलिंग विद व्हाट आर द अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस ये वाली, ये यहाँ तक अडेप्टेशन। लेट मी थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन कर दो। अडेप्टेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, इधर आप माइग्रेट करोगे या आप सस्पेंड करोगे। सस्पेंड करोगे मतलब अपना जो मेटाबॉलिक है, या तो आप भाग जाओगे, माइग्रेट कर जाओगे उस एरिया से। अगर आप भाग नहीं पाते, जैसे कि पोलर बियर है, फिर आप अपना खाना इकट्ठा करोगे, मोटे ताजे होगे, और अगर 3-4 महीने तक ऐसे काम चलाओगे, 8-7 महीने तक, ठीक है? डन डन डन। ओके, दीज आर अडेप्टेशन। नाउ अभी तक हमने जो पढ़ा, लेट मी अगेन समराइज इट फॉर यू, ठीक है?
लेट मी यहाँ तक। एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, वाटर पढ़ा, लाइट पढ़ा, सॉइल, इनऑर्गेनिक, लैटिट्यूड, ठीक है। वी आल्सो डिड इज व्हाट आर द काइंड ऑफ animals, what are the kind of responses that organisms show to these. Let me clear this out for you. एक मिनट रुको बेटा, बस हम रिवाइज कर रहे हैं अभी, 2 मिनट रुक जाओ। इरेजर, ओके, लेट मी ड्रॉ। ओके, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा कि भाई किस प्रकार के एनिमल्स हो सकते हैं हमारे पास, बताइए बताइए। दे कैन बी कन्फॉर्मर, दे कैन बी रेगुलेटर्स, दे कैन बी रेगुलेटर्स, दे कैन बी कन्फॉर्मर्स, ठीक है, और दे कैन बी पार्शियल रेगुलेटर्स, ठीक है। 3 तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं। रेगुलेटर्स आपको पता है, व्हाट इज पार्शियल रेगुलेटर्स? पार्शियल रेगुलेटर्स कैसे होते हैं, मैंने आपको अभी बताया। कुछ टाइम तक तो वो पक्षी रहेंगे, जब टेम्परेचर ज्यादा गिर जाएगा तो वो क्या करेंगे, भाग जाएंगे। हमने पढ़ा था ना, बर्ड्स जो होते हैं और जितने भी मैमल्स होते हैं, दे आर एंडोथर्म्स, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल किसकी दी थी, रेगुलेट, अभी अभी आपको माइग्रेट में बर्ड्स की एग्जांपल दी थी। तो बर्ड्स कैन कंट्रोल देयर इंटरनल रेगुलेशन, बट जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर -40 तक हो जाएगा, फिर वो जी नहीं पाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, भाग जाएंगे। तो रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स के पास दो चीजें हैं भैया, या तो आप क्या करो, माइग्रेट कर जाओ, या आप सस्पेंड कर जाओ, ठीक है। जब आप सस्पेंड कर जाओगे तो वी विल कॉल दैट एज हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, ठीक है। और जब आप माइग्रेट कर जाओगे तो आप भागे हो वहां से, ठीक है ना। जब दोबारा आप, जब इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मियां हो जाएंगी, देखो, फिर वो कहां पे चले जाएंगे, रशिया के पास चले जाएंगे। डन डन डन, ओके। नाउ लेट अस वंस मोर स्टडी अडेप्टेशन हो गया हमारे पास, ठीक है। आपको पता है कि जो अपंशिया होता है, अपंशिया इज ए कैक्टस प्लांट, है ना, ठीक है ना। इसके कोई लीव्स नहीं होते, इसका कोई लीव्स नहीं होते, कंडे होते हैं सिर्फ। और कंडे भी कहाँ लगे होते हैं, मैंने आपको जब करवाया था मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, उसमें मैंने बताया था कि जीरोफिटिक प्लांट्स में एक अडेप्टेशन होती है। क्या होती है कि उनमें सारे के सारे थोन्स कहाँ लगे होते हैं, और सारे के सारे लीव्स का काम कौन कर रहा है वहां पे, पंछिया में। क्या लीव्स का फंक्शन क्या होता है, पहले ये बताओ। लीव्स का फंक्शन होता है भाई फोटोसिंथेसिस करना। आर यू सेइंग कि अगर यहाँ पे लीफ नहीं है पंछिया में, तो कोई भी ये रेस्पिरेशन, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है? यस, वेरी गुड हरसिमरन। तो बिल्कुल सही बात है। तो इनके लीफ का काम कौन कर रहा है, स्टेम कर रही है। इनकी स्टेम आपने देखा होगा, कैक्टस की ग्रीन होती है हमेशा स्टेम, ठीक है ना। उसके ऊपर सिर्फ कंडे लगे होते हैं, ठीक है, ताकि टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। डन डन डन। अब एक कमल का फूल देखा होगा आपने, लोटस, कौन से एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट में उगता है? क्या वहां पे पानी की किल्लत होती है ना, नहीं होती। तो व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह के लीव्स होने चाहिए उसके, इस तरह के या ब्रॉड लीव्स, बड़े बड़े, यस, ठीक है। वाई बड़े बड़े, बिकॉज उसके पास बहुत अमीर लोग हैं, अंबानी अडानी है भाई, पैसा खर्चने के लिए है, पानी खर्चने के लिए है, तो बड़े लीव्स होंगे उनके। डन डन डन। तो जिस प्रकार से आपका फिजिक्स, सॉरी, जिस प्रकार से आपका फिजिकल एबायोटिक फैक्टर मिलते हैं, उस प्रकार से आपकी अडेप्टेशन बनती है। डन डन डन। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है, वेयर डस, अब ये आपने सारा कुछ कर लिया आपने, ठीक है, ये बना दिया, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर से मिलके आपके पास एक ऑर्गेनिज्म आता है, और वो ऑर्गेनिज्म जो है
वो अडेप्टेशन करता है। पॉपुलेशंस जो है वो अडेप्टेशन करती हैं। ये अडेप्टेशन क्या होती है? आइदर मैंने आपको बताया एक ऑर्गेनिज्म के पास, एक पॉपुलेशन के पास दो चीजें हैं, आइदर यू अडेप्ट और पेरिश। ठीक है, पेरिश मतलब खत्म हो जाओ, अपना निस्त और नाबूद हो जाओ। अडेप्टेशन करनी है तो अडेप्टेशन किस तरह से होगी? आपको कैसे लगता है अडेप्टेशन करते हैं? तीन तरह से करते हैं, आइदर यू डू फिजियोलॉजिक, यू डू मॉर्फोलॉजिक, मैं बताऊंगा ये कल, और यू डू बिहेवियर, बिहेवियरल। ठीक है ना, तीन चीजों से आप करते हो बेसिकली। ये तीन चीजें क्या है हम कल बात करेंगे, लेकिन ये है क्या, जेनेटिक की है ना, जेनेटिक्स में चेंज होएगा आपके। ठीक है, जब आपके जेनेटिक्स में चेंज होएगा तब वी विल से कि क्या किस कारण हो रहा है, ये म्यूटेशन के कारण हो रहा है। अब म्यूटेशन हो रही है तो अच्छी म्यूटेशन भी हो सकती है, माड़ी म्यूटेशन भी हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये सिलेक्ट कौन करता है, कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव? ये नेचर सिलेक्ट करता है। आप नहीं सिलेक्ट करते, मैं नहीं सिलेक्ट करता, भगवान अपने आप करता है। व्हाट इज नेचर? नेचर को अच्छी जो जगह चीजें लगेंगी, जो म्यूटेशन अच्छी है वो उसको सिलेक्ट करेगा, जो माड़ी है वो सिलेक्ट नहीं करेगा। एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर वो उसमें किसी कारणवश कोई इतना ज्यादा, अगर हम सिंपल बात करें, डियर की, डियर की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है सपोज एक एरिया में, तो बहुत सारे मेल्स होंगे, बहुत सारी फीमेल्स होंगी, ठीक है ना। और अगर एक डियर के बच्चे में और उन्हें आपस में इंटर स्पीसीज कंपटीशन होगा, यस इंट्रा स्पेसिफिक, सॉरी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जितना इंक्रीज होगा बेटा, तो दैट विल गो टुवर्ड्स नेचुरल सिलेक्शन। जो हार्डी होगा वही मेट कर पाएगा फीमेल के साथ में, और उसी की प्रोजेनी आगे बढ़ेगी। जो नहीं होगा उसको कौन खा जाएगा? शेर खा जाएगा। समझ लो, दिस इज हाउ द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर वर्क्स। दिस इज अ वेरी डेलिकेट पॉपुलेशन। आपने एक और एग्जांपल देखी होगी, हिप्पोकैम्पस की अभी बात की थी आपने, है ना, हिप्पोकैम्पस की, वो जो बड़े बड़े दांत होते हैं उसके, देखा होगा आपने उसको खाते हुए। खरबूजा रखोगे तो वो ऐसे फाड़ देता है ना। वो हिप्पोज, हाँ हिप्पोज जो होते हैं वो पॉड्स में रहते हैं, उनका बोलता है पॉड्स। तो एक हिप्पो में एक मेल होता है और 10-15 उसकी बीवियां होती हैं। ठीक है ना, तो 10-15 बीवियां होती है उसकी, और उसके आगे बच्चे हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो मेल है इसका अपना एरिया होता है, ये दे आर वेरी एग्रेसिव, ओके, दे आर वेरी एग्रेसिव। तो एक रिवर में रहते हैं, तो रिवर में एक पर्टिकुलर एरिया आता है इनका। ठीक है, अब अगर उसमें दूसरा मेल आएगा तो क्या ये भाईचारा तो नहीं ना बढ़ाएगा, है ना। तो इनमें कंपटीशन होगा, दैट इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, जब ये कंपटीशन होगा भैया जी, तो जो जीत जाएगा वो गर्लफ्रेंड्स ले जाएगा। ठीक है, उसकी प्रोजेनी आगे बढ़ेगी और वो आगे इस तरह से बढ़ेगा। तो माइंड ऐसा कभी माइंड मत कर जाना सर कैसी एग्जांपल देते हैं, बट इन इकोलॉजी वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स। ठीक है ना, आप कल पढ़ेंगे तो कल तो और भी आपको लगेगा पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं सर। ठीक है ना, तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाई जो अमेरिका अफ्रीकन होते हैं, ठीक है, अफ्रीका के बारे में आपने देखा होगा। अफ्रीका के लोगों का जो जलंधर जनरल हाइट होती है हमारे से ज्यादा होती है, जो उनकी बॉडी होती है वो स्लेंडर होती है, कान बड़े होते हैं। ठीक है, बॉडी स्लेंडर होती है, हाथ पैर हमारे से लंबे होते हैं। ठीक है ना, और एक बंदा जो आर्टिक में रह रहा है, आर्टिक सर्कल में रह रहा है, उनकी बॉडी किस तरह से हमारे पास डिफरेंट होती है। आई विल टेल यू अबाउट एलन्स रूल, अबाउट बर्गमैन्स रूल, अबाउट कॉम्पिटिटिव एक्सप्लोसिव प्रिंसिपल। ठीक है ना, ये क्या होता है ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, हेयर भी ज्यादा होता है, यस 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 डेफिनेटली। ठीक है, डन डन डन। तो वी विल डील विद दिस थिंग टुमारो। अभी कुछ समझ आना लग शुरू हुआ कि अभी डिफिकल्ट लग रहा है इकोलॉजी? इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, माइंड यू, इट विल बी सो इंटरेस्टिंग, आप बोलोगे सर अच्छा अब पता लगा हमें। ठीक है ना, तो अभी तक तो हमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी है। ठीक है ना, समझ आना चाहिए बस अभी तक, अगर आपको समझ आ रहा है यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स। ओके, और ये देखो मेरा नहीं है, ये लैंग्वेज है यूपीएससी की। ये एनसीईआरटी का जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर है। आगे देखो तो आपको मिलेगा भैया जी इन्होंने इसके बारे में भी डिस्कस किया है। देखो अडेप्टेशन के बारे में भी डिस्कस किया है, और उसके बाद इन्होंने डिस्कस किया है, देखो ये क्या होता है,
एलन्स रूल, अब ये एलन्स रूल आ गया ना, इन्होंने सिर्फ पासिंग रेफरेंस दिया है, बट ये आपको आना चाहिए कि जहां पे अगर पासिंग रेफरेंस भी दिया है तो क्यों, कुछ फायदा होना चाहिए उसका, ठीक है ना। बर्गमैन्स रूल क्या होता है ये हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद ये देखो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, हम कल शुरू करेंगे ये सारा कुछ। पॉपुलेशंस में जब हम पॉपुलेशन में पढ़ते हैं, ये तो अभी इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ा कि एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को डील करता है, बट इन पॉपुलेशन को कैसे एट्रीब्यूट्स करते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। डन डन डन। तो ओके बेटा, वी विल सी यू टुमारो। ओके, बाय बाय।